नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 2024 चुनाव के लिए लोकतंत्र का महापर्व कल यानी 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पहले चरण में देश की 102 सीटों पर वोट पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 8 सीटें, राजस्थान में 12 सीटें और उत्तराखंड समेत 11 राज्यों में कल ही एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा। इन सबके बीच में ईवीएम का भी सवाल आता रहता है और विपक्षी दल बार बार ये सवाल उठाते रहते हैं। आज भी कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर ईवीएम सेट नहीं हुई तो 180 में सिमट जाएगी बीजेपी। उनके भाई राहुल गांधी कहते हैं कि 150 पार करना मुश्किल हो जाएगा। विपक्षी दल क्या मेंटली ये प्रेशर बनाते हैं या अपनी गलती को छुपाने की बात करते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो यही कहते हैं कि जब ये लोग मुझे गाली देने लगे तो समझो कि मैं जीत रहा हूं, और जब ये ईवीएम को कोसने लगे तो शर्तियां ये मान लो कि मेरी सरकार बन रही है। लेकिन इन सबके इतर एक बहुत बड़ा तबका ये है, और अब ये बात गांव गली चौपाल चबूतरे पर भी होने लगी है। ये लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, वो पब्लिक के लोग हैं, उसमें पॉलिटिकल लोग भी होते हैं। वो कहते हैं कि जो मुख्य धारा का मीडिया है, टीवी है, सोशल मीडिया है, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन क्रिएट करती कि इस बार इतनी सीटें, और फिर जब गड़बड़ी के बाद नतीजे आते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं कि फिर उसी के अनुरूप वो सीटें आती हैं तो कोई चौंकता नहीं है। अगर अचानक कहीं बीजेपी की ज़्यादा सीटें आ जाएं और वो प्रचंड बहुमत से जीत जाए तो लोगों को संदेह होगा। तो ये संदेह ना हो इसलिए पहले मीडिया चैनल्स के जरिए भूमिका बनाई जाती है। ऐसे आरोप विपक्षी दल और अब चौक चौबारों, चौराहों, चबूतरों पर भी इस तरीके की चर्चा विपक्षी मानसिकता के लोग इस बात को करने लगे हैं। हकीकत क्या है? बहुत बार सुप्रीम कोर्ट और इस बात को कह चुका है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईवीएम की गड़बड़ियां हैं वो चुनाव आयोग ठीक कराए, लेकिन जो टिप्पणी आई है उसने ये भी कहा है कि बैलेट से चुनाव कराना संभव नहीं है। सभी ने देखा है कि बैलेट किस तरीके से लूटते थे। तो ऐसा लग रहा है ये फैसला सुरक्षित हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इसमें बहुत कुछ उस तरीके का नहीं, कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। और पहला चरण चूंकि कल है ही, पहले चरण की वोट पड़ जाएंगे 102 सीटों पर, तो अब ये सवाल बहुत कोई मायने रखता नहीं है कि अब क्या होगा, गिनती होगी नहीं होगी, सब कुछ तो सेट हो गया। आज शाम तक सारी चीजें सेट हैं। सेट का मतलब विपक्ष जो सेटिंग की बात करता है वो नहीं, चुनाव की सारी व्यवस्थाएं सेट हो गई हैं, वोट कल पड़ जाएंगे। तो अब इन सब चीजों के कोई मायने नहीं बचते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हर बार जब चुनाव आएगा तो यही विपक्ष ईवीएम कार्ड खेलेगा या कोई सबूत भी पेश करेगा? या बीजेपी के लोग कहते हैं कि जब हारते हैं या हारने की पूरी प्रबल आशंका होती है तो वो ईवीएम चिल्लाने लगते हैं। तो आज मंथन में यही सवाल कि आया मतदान ईवीएम पर घमासान। भारत में चुनाव सुधारों के प्रबल हिमायती एडीआर और तमाम संगठनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईवीएम और वीवीपैट मामले पर जो सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो प्रोग्राम मेमोरी में कोई छेड़छाड़ हो सकती है क्या? इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि इसे बदला नहीं जा सकता है। यह एक फर्मवेयर है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का जो मसला है उसको एक तरीके से
जो वो है वो चेंज हो नहीं सकता और इसे बिल्कुल बदला नहीं जा सकता। पहले रैंडम तरीके से ईवीएम का चुनाव करने के बाद मशीनें विधानसभा के स्ट्रांग रूम में जाती हैं, राजनीतिक दलों की मौजूदगी में लॉक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आप ईवीएम को भेजते हो तो क्या उम्मीदवारों को टेस्ट चेक के लिए अनुमति होती है। इस पर चुनाव आयोग ने बताया कि मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखने से पहले मॉक पोल आयोजित किया जाता है। उम्मीदवारों को रैंडम मशीनें लेने और जांच करने के लिए दी जाती हैं। 7 सेकंड तक जो वीवीपैट लाइट जलती है उस पर प्रशांत भूषण जो इस मामले में पैरोकार हैं एडीआर के और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष वो रखते हैं, उन्होंने कहा कि अखबार में छपी खबर का हवाला दिया प्रशांत भूषण ने और कहा कि बीजेपी के पक्ष में ईवीएम में मॉक के समय एक अतिरिक्त वोट पड़ रहा था। इस पर अदालत ने चुनाव आयोग से इसे वेरीफाई करने को कहा। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन से में लाइट 7 सेकंड तक जलती है। अगर वह लाइट हमेशा जलती रहे तो पूरा फंक्शन मतदाता देख सकता है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट के फंक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में जो मामले की सुनवाई चल रही उसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत सारे सवाल हुए, बहुत सारी दलीलें हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर ने सारे मामलों की बातें पूछी इस पूरे प्रकरण की और एक एक चीज एक एक बिंदु को उन्होंने एक तरीके से जांचने परखने की बात कही। राजनीतिक दल और एडीआर इस बात को लेकर लगातार शक सुबह कर रहा है कि वास्तव में वोट अगर पड़ता है तो वो बीजेपी को ही जाता, कोई किसी को वोट डाले। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के सामने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ और तमाम चीज़ें इस तरह की कही थी, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थिति परिस्थिति और बहुत सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो ईवीएम में बहुत छेड़छाड़ क्या संभव है क्या नहीं संभव है इस पर सवाल हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इसे नहीं माना कि ये अब देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हो या वीवीपैट की सारी गिनती हो, इस पर कोई बात हुई नहीं है। अब कल से चुनाव का महायज्ञ शुरू हो जाएगा लोकतंत्र का, तो 9 दिन चले 2.5 कोस वाला मामला है। पूरा विपक्ष तमाम संगठन इस बात को कहते रहे, लेकिन अब चुनाव उसी पैटर्न पर होगा जैसा पहले होता था। बीजेपी के डायरेक्टर हैं उस कंपनी में जो कंपनी ईवीएम के सॉफ्टवेयर तैयार करती है, उनकी देख रेख करती है। ये आरोप लगातार विपक्ष के लोग लगाते रहे हैं और इन आरोपों को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब ने भी बहुत गंभीर माना था, लेकिन इन पर कोई बात करने को तैयार है नहीं। प्रियंका गांधी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए, एक समाचार एजेंसी से भी बातचीत करते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं अगर देश में ऐसा चुनाव कराया जाए जहां ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो 180 से ज़्यादा सीटें बीजेपी और उसका गठबंधन नहीं जीत सकता। जिस आधार पर वह कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, उन्हें अच्छी तरह मालूम है, उन्होंने पहले ही कुछ शरारतें की होंगी, तभी उन्हें पता है कि 400 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। ये सवाल प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई वो तो पहले से मामला सेट होगा, इसीलिए उनको लग रहा 400 पार सीटें, क्योंकि सीटें तो जनता तय करती है, कोई राजनीतिक दल कैसे सीटें तय कर सकता है, ये तो टेम्परी की तरफ इशारा करता है। तो इस तरह की बातें प्रियंका गांधी ने कही। कुछ बयानात जो पुराने हैं लेकिन आज के इस मौके पर बहुत मौजू हैं। राहुल गांधी का एक बयान सुनाते हैं। पिछले दिनों भी चुनाव के दौरान ही उन्होंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राजा की जान ईवीएम में है। से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है।
विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किए थे पिछले दिनों, वो भी जरा आपको सुनाते हैं। चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था। और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। ये 2022 में अखिलेश यादव 2020 बिहार चुनाव की बात कर रहे थे, ईवीएम पर संबोधन कर रहे थे, लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है। एक फॉर्मूला आज मैं देना चाहता हूं। जब मोदी को गालियां बढ़ जाए तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को गाली देने लगे तो समझ जाइए, फिर एक बार जब ईवीएम पर सवाल उठने लगे तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार चुनावी सभा में मोदी कह रहे हैं कि अगर ईवीएम पर सवाल उठे या मुझे गालियां दी जाने लगे तो मोदी सरकार, और ईवीएम पर सवाल उठे तो 400 पार। और विपक्ष कह रहा है कि आपने कुछ सेटिंग की होगी तभी जनता का मत आने से पहले आप कह रहे हैं 400 पार। मसला बड़ा टेढ़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की जो सुनवाई हो उसकी तरफ से वकील निजाम पासा ने दलील देते हुए कहा कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपैट स्लिप बैलेट बॉक्स में खुद डाले। वही जस्टिस खन्ना ने सुनवाई कर रहे जो जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा कि इससे तो वोटर के निजता का अधिकार प्रभावित होगा। इस पर वकील निजाम पासा ने दलील दी कि वोटर की निजता अधिक जरूरी है या उसका मत देने का अधिकार सुरक्षित रहना जरूरी है। इस पर संजय हेगड़े की तरफ से कहा गया कि सभी पर्चियों के मिलान की सूरत में ईसी की तरफ से 12-13 दिन लगने की जो बात की जा रही है वो दलील गलत है। जस्टिस संजय हेगड़े ने इस बात को कहा कि ईसी गलत कह रहा है कि 12-13 दिन लगेंगे। 7 सेकेंड तक जो पर्ची जलती है, जो लाइट जलती है, माफ कीजिएगा, उस पर प्रशांत भूषण ने केरल के अखबार में जो खबर छपी उसका हवाला दिया और बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। तो ये मामला बुरी तरीके से उलझा हुआ था, लेकिन अभी भी ये सुलझा नहीं है। शक सुबह के बीच, दावों प्रतिदावों के बीच कल 2024 के चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और जो चीज़ें हैं, जो शंका है, समाधान है, वो फिलहाल अब दफन ही रहेंगे। कम से कम इस चुनाव में इन शंका समाधान का कोई मकसद कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग भी इस बात को बार बार सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि अब ये कहीं कुछ गड़बड़ी होती नहीं है। विपक्ष के लोग खामखा हल्ला मचाते रहते हैं। मेहमानों का साथ हमें मिल गया है, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सिंह, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, स्वागत, धन्यवाद, आभार। संदीप दुबे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, स्वागत, धन्यवाद। कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक आलोक भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले की सुनवाई हुई, तो मैं आज मंथन को शुरू करूंगा सुनील सिंह से। सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनवाई के दौरान बहुत सारी दलीलें हुई, जैसा कि मैंने अभी जो हम लोगों तक खबर आई वो तो हमने पढ़कर जनता को बता दी। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, जो दलील देने वाले वकीलों ने भी कहा कि भाई मताधिकार ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहिए कि निजता का अधिकार, भाई वोट ही लूट जाएगा तो निजता आप धरे रहिए। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं नट सेल में जरा ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी सुनील जी आपसे जानना चाहते हैं कि चूंकि अब कल तो वोटिंग शुरू हो जाएगी, कल से पहला चरण है, कल वोटिंग हो जाएगी, देश की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है, तो क्या अब ये पूरा मामला फिलहाल 2024 में दफन नहीं रहेगा
कहीं कोई ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आती कि इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीज़ आती कि नहीं भाई ये गलत है या ये सही है, या सारे मामले खारिज, जो चुनाव आयोग कह रहा वही सही है? सुनील जी। जी, मैटर सब जुडिस है। अगर मैटर जजमेंट के लिए रिजर्व है तो भी उसको विचाराधीन मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी मुकदमा अगर विचाराधीन है तो उस पर पब्लिक टिप्पणी करना या ये उसके एक हद के बाहर जाना हो सकता है, या उनकी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो सकता है। अब टूथ एंड नेल इसको लड़ा गया है, दोनों तरफ से बड़े स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट किए गए हैं, और इसमें सबको अच्छा जजमेंट चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट सारे पॉइंट को पढ़ समझ करके और समय से जजमेंट देने में समय लगेगा। और इस पर लॉ ये है कि कोई भी जजमेंट जब रिजर्व होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको 6 महीने के अंदर दे देना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा 6 महीने का नहीं है, आपने राइटली बोला, ये इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। अब ये माननीय न्यायमूर्ति महोदयों पर है कि ये अपने डिस्क्रिप्शन का पावर करके और वो जनता के लिए, आपके लिए, हमारे लिए जल्द से जल्द कब इसका जजमेंट दें। और एक बात और भी है कि जब दरवाजे पे बारात आए तब उस वक्त मिठाई फल फूल लेने नहीं जाना चाहिए। जब हमको मालूम है कि मेरे बेटी की शादी होने वाली है तो कम से कम 1 महीना पहले, 6 महीना पहले हमको सारे इंतजाम कर लेने चाहिए। जब पिछला चुनाव इसी प्रक्रिया से हुआ, और ये कोई आज पहली बार बात नहीं उठी है, मैं निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जीत करके आई उस वक्त ये पिटीशन डाल देते, आपको समय से जजमेंट मिल जाता। कहीं कुछ दफ नहीं हुआ है। अगर देश में इस वक्त निष्पक्ष और सबसे बेहतरीन कोई परफॉर्म कर रहा है तो इसमें हमको लगता है कि आप हमसे और हमारे सारे पैनल के मित्र और सीनियर लोग एग्री करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज द बेस्ट। आज जो भी जीने का सहारा है हर किसी को सुप्रीम कोर्ट से। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। हम तो इस मंच से कह रहे हैं, के न्यूज के इस मंच से करोड़ों दर्शकों को कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, क्योंकि बिल्कुल आपने कहा कि जीने का सहारा सुप्रीम कोर्ट, आसरा, सहारा, उम्मीद निश्चित तौर पर हुई है। और इस देश में बहुत सारे लोग जो निराश होते हैं माहौल को देखकर, ठीक है, हर आदमी अपने अपने तरीके से हताश, निराश, खुश प्रसन्न होता है, लेकिन आपने कहा कि जीने का सहारा, मैं सहमत हूं। जी बताएं और पूछें कुछ। सुनील जी आप कह रहे थे, अपनी कोई बात कंप्लीट करिए, बीच में मैंने इंटरवीन किया आपको। सॉरी सर। जी हाँ, तो ये मैटर जीवित है, कोर्ट सजग है, कोर्ट गार्जियन है, कोर्ट पेरेंट है डेमोक्रेसी की, और कोर्ट में आस्था रखें और जरूर आपको बेहतरीन से बेहतरीन इसमें मिलेगा। ठीक बात है। जो कुछ हमने पढ़ा देखा या सब कुछ देखा, जो इलेक्शन कमीशन वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी के पॉकेट में नहीं है। और ये जब प्रक्रिया आई वीपैट की, इसमें आईआईटी के प्रोफेसर, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर, इसमें देश के नामी गिरामी बुद्धिजीवी, तकनीकी एक्सपर्ट, उन लोगों ने ये सारी चीजें निकाली है। और अगर ये हैकिंग होता तो ये गवर्नमेंट जब आई पावर में, प्रेजेंट गवर्नमेंट, क्या उस दिन ईवीएम इस्तेमाल नहीं हुआ? उस दिन कैसे आ गई बीजेपी पावर में अगर ईवीएम हैक हो रहा था? और हाँ, इससे पहले लोगों ने क्यों नहीं हैक कर लिया? और अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी नहीं जीती है, और न राजस्थान से लेके कलकत्ता, वेस्ट बंगाल तक। पार्ट ऑफ स्टेट में बीजेपी है, पार्ट में नहीं है। इस तरह के, यह सब राष्ट्र को कमजोर करने के आर्गुमेंट लेके नहीं आना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन एलिगेशन एंड आपको देखना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा उत्सव है। और जो पॉइंट्स उन्होंने दिया है, ये प्रिंटर है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला जा सकता है। ये तो कहानी देखिए, ये है कि गांव में हुआ, कानपुर में हुआ, मेरठ में, कि एक मुंह नोचवा आया, वो नोच के चला गया। अरे कहाँ आया, किधर गया, समझ में नहीं। लेकिन सुनील जी, आपने बहुत अच्छा आपने प्रकरण छेड़ दिया, लेकिन वो मुंह नोचवा, मैंने उस वक्त उस मुंह नोचवा को रिपोर्ट किया था कई शहरों में जाकर। इतना आतंक था उस मुंह नोचवा का कि लोग छतों से कूद जाते थे।
मुंह नोचवा मारे ना मारे, लेकिन उनकी जान चली जाती थी, छतों से कूद जाते थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोगों के चेहरे पर स्पॉट, जैसे नोचा जाता है ना, उस तरीके स्पॉट। और जौनपुर के एक डीएम साहब उस वक्त थे, चूंकि विषय प्रवर्तन होगा, लेकिन चूंकि मुंह नोचवा का आपने जिक्र कर दिया है तो मैं उसको बता देता हूं। उन्होंने बाकायदे रिसर्च करके बताया कि साहब एक मुनुचवा नाम का कोई है मसला, और बाकायदे उन्होंने अपने जिले में लोगों को बताया था कि इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट दिखे तो उसको वो करिए। तो वो मुनुचवा भी एक तरीके से आज तक पता नहीं चल पाया। तो क्या हम लोग माने कि इसको भी मुनोचवा मान के हम लोगों को भूल जाना चाहिए? ये फियर किया जा रहा है ताकि निष्पक्षता में कमी हो। अब हम वोट देने जाएंगे और आप हमारे दिमाग में ये डाल देंगे कि हमारा वोट मिसयूज हो जाएगा, हो सकता है नंबर ऑफ वोटिंग कम हो जाए, हो सकता है कि हम अपने बायस पूर्वाग्रह, ह्यूमन ब्रेन इज नॉट ब्लैंक पेज नहीं है, ह्यूमन ब्रेन में हमेशा कोई ना कोई कलर दाग होता है। अगर आप बस किसी को पूर्वाग्रह कर दीजिए तो हो सकता है इसके अदर आर्गुमेंट भी हैं कि आप हमारे राष्ट्र को कमजोर करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं सुनील जी मैं आपको रोक रहा हूँ, फिलहाल आपको रोक रहा हूँ। मैं अनिल शर्मा के पास जाऊंगा। अनिल शर्मा, आने वाला सुनील जी, जो बाकी आवाजें हैं बंद की जाएं और जो साथी हैं वो आवाजें अपनी बंद कर लें, जो स्पीकर है वही बोले। शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें अभी सुनील सिंह जी ने कही, बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई सब जुडिस है, चीज़ें दफन नहीं होंगी, 6 महीने में इसको देने का प्रावधान है, लेकिन वो दफन नहीं होंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई 102 सीटों पर तो चुनाव हो जाएगा, और जो कुछ अगर आशंका है तो आशंका तो बरकरार रहेगी। आशंका के बीच में ही चुनाव होगा। और सुनील सिंह ने बाद में बहुत सारी बातें कही जो आपके काम की हो सकती हैं, संदीप दुबे के काम की हो सकती है। संदीप दुबे लगातार मुस्कुरा रहे थे, सुनील जी जब संबोधन कर रहे थे, बोल रहे थे, तो उनको लग रहा था कि सुनील जी हमारे फेवर की बात कर रहे हैं। सुनील जी एक राष्ट्र की बात करते हैं, वो किसी के फेवर और किसी के विरोध में बात नहीं करते। तो कोई खुश ना हो, कहो अभी वो तमाम व्यवस्थाओं पर उंगली उठाने लगेंगे तो फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना अच्छा लगे। लेकिन कहा उन्होंने बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारे सवाल उठाए, उनका जरा जवाब दीजिए अनिल शर्मा। और इस बीच 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह एडीआर के कोऑर्डिनेटर हैं, वो जुड़ गए हैं। संजय जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। और एक दूसरे कोऑर्डिनेटर मनोज ध्यानी जी हम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस पूरे मामले का जो मुद्दई है वो एडीआर ही है, एक तरीके से याचिकाकर्ता एडीआर ही है। अनिल शर्मा जी तुर्गित जी, सबसे पहले तो हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगा सकते। नहीं, कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता जी। सर्वोच्च न्यायालय में अगर कुछ फैसला सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं जनहित में होगा। अभी जैसा सुनील जी बता रहे थे, बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, बड़े सम्माननीय हैं। लेकिन जिस प्रकार की इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही कि बीपीएफ की पर्चियों का मिलान अगर कराया जाए तो बड़ा रिस्क होगा। पहले बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे, बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे गिनती हुआ करती थी उनकी, और उसके लिए हर पार्टी के प्रत्याशी की टीम लगा करती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अलावा। तो बीपीएफ की पर्ची यदि उस बॉक्स पर डलती है और इकट्ठी हो, उनकी काउंटिंग अगर मैचिंग हो, तो ऐसा नहीं कि उससे कोई खतरा पैदा हो जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि बीपीएफ की पर्ची कुछ अलग निकलेगी और वोटिंग की जो बटन दबना है वो कुछ और बटन दबेगा और रिजल्ट कुछ और आना है, तो इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए कि कम से कम पारदर्शिता रहने के लिए कुछ मजबूती से कदम उठाए। रही बात ईवीएम पर, तो ईवीएम पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ भी कहना गलत है।
जो भी फैसला होगा सभी को मंजूर होना चाहिए। अरे आपके नेता प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि अगर सेट नहीं किया होगा तो 180 और ये 400 पार संदीप दुबे कर रहे हैं, तो ये इसका मामला सेट है। भाई जनता ने अभी कोई रेफरेंडम आपको दिया नहीं, जनता ने कोई फैसला दिया नहीं, और 400 पार खुद ही करने लगे। आपके ही लोग कहते हैं कि पहले माहौल बनाते हैं 400 पार और फिर ईवीएम सेट कर देते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए जी। भाई 400 पार का जो नारा है वो क्या है? नारा कहां से लाएंगे आप 400 पार? चलिए, क्या एजेंडा है? अब मैं पूछूंगा कहां से लाए 400 पार। मैं रोक रहा हूं अनिल शर्मा, आपको रोक रहा हूं। मैं पूछूंगा कि 400 पार कहां से लाएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार भी मंथन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आया मतदान, ईवीएम पर घमासान। मंथन लगातार हम इसी विषय पर कर रहे हैं, और एडीआर की जो याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा ईवीएम और वीवीपैट का मसला, इस पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। इसलिए हम उस पर कोई ना तो चर्चा कर सकते हैं और ना ही कोई इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन ईवीएम को लेकर राजनीतिक दल जो सवाल उठाते रहे उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सिंह ने इस बात को जोर देकर कहा कि भाई पिछले बार अगर चुनाव के बाद ही आप याचिका दाखिल कर देते तो अब तक फैसला आ जाता, कहाँ थे अब तक? ये बड़ा सवाल है। संदीप दुबे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। संदीप दुबे, लगातार ये कहा जाता है कि भाई आप लोग सेट कर लेते हो, उसके बाद फिर परसेप्शन बनाते हो मीडिया के जरिए, अब की बार 400 पार, अब की बार 500 पार, और फिर वही रिजल्ट दे देते हो। ये अब चर्चा केवल राजनीतिक दलों तक नहीं है। अब जो आपकी विचारधारा के खिलाफ लोग हैं वो अब चौक चौबारे चौराहे चबूतरे तक में इस बात को कहते हैं कि गुरु सेट कर लेते हैं ये, और उसके बाद फिर हम लोगों को गरियाते हैं कि आप लोग लगातार ये बताते रहते हो मीडिया वाले कि 400 पार 400 पार 400 पार, वही 400 पार हो जाता है। वही मध्य प्रदेश में हुआ, वही राजस्थान में हुआ, वही आगे हुआ। इस तरीके की बातें अब चर्चा भी होने लगी। संदीप दुर्गेश जी, विपक्ष सही कह रहा है, हमने सेट कर लिया। राम मंदिर पे देश की जनता सेट है, हमारे साथ है। सीए पे सेट है, नई शिक्षा नीति पे सेट है, धारा 370 पे सेट है, 3 तलाक पे सेट है, जीएसटी लाए उस पे सेट है, महिलाओं को खुले शौच से मुक्ति दी उस पे सेट है, महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति दी उस पे सेट है, गरीबों के सिर पे प्रधानमंत्री जी ने छत दिया इस पे सेट है, करोड़ों लोगों को जल से पानी दिया उस पे सेट है। देखिए, विपक्ष जो भी कहता रहता है, विपक्ष का काम है कहना। ये बताइए, कांग्रेस क्यों नहीं दिल्ली में सेट है? कांग्रेस क्यों नहीं यूपी में सेट है? कांग्रेस क्यों नहीं बिहार में सेट है? कांग्रेस क्यों नहीं झारखंड में सेट है? कांग्रेस क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में सेट है? अरे तुम तो सेट ही नहीं हुए किसी के साथ, क्योंकि विपक्ष का काम था कम से कम सरकार की जो भी योजना केंद्र सरकार की जनता तक पहुंच रही है, सही पहुंचे नहीं पहुंचे, उसको चेक एंड बैलेंस करने का। वो काम किया नहीं। तुमने क्या किया? जो सत्य बोले इस देश में, सत्यवद धर्मचर्य, यानी सत्य बोलो, धर्म सम्मत कर्म करो, ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला। तुमने उसको 5 साल नहीं 10 साल से सिर्फ बुराई बुराई बुराई, उसको गाली दो, उसकी माँ को गाली दो, उसके बाप को गाली दो, और गाली देने के अलावा कुछ बचे तो हमेशा बुराई करो। एक बात मैं दुर्गेश जी कह के अपनी बात भी समाप्त करूं, मैं लंबा नहीं चलूंगा। देखिए, किसी भी देश और समाज में अगर समाज जीवित है तो इसलिए है कि अब चुनाव भारत में पर्व की तरह होता है। और मैं ठीक है, जो लोग कोर्ट गए, जो लोग विपक्ष में हैं, अगर पर्व है तो पर्व पे तुम उंगली उठाओ, ठीक है, आलोचना करो वो भी ठीक है, कोर्ट कचहरी जाओ वो भी ठीक है, लेकिन तुम जो हिमाचल जीते तब कैसे वो ठीक रहता है, और अगर बीजेपी कहीं जीत जाती है तो कैसे बेठीक हो जाता है। तुम मध्य प्रदेश पहले जीते थे, राजस्थान भी कभी तुम्हारे पास था उसी ईवीएम से, कभी छत्तीसगढ़ भी तुम्हारे पास था, तब ठीक था। जब हम जीत गए, जनता ने हमें वोट दिया तो वो बेठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि मन स्थिति जो संतुलन बिगड़ गया है, उस संतुलन को ठीक करने की जरूरत है, और जनता सबको संतुलित करती है। ये देश ऐसा है
कि यहाँ सत्य की सबको चिंता है। एक आम घर में चले जाइए, एक गृहिणी भी सत्य की चिंता करती है। तो इसलिए झूठ का जो व्यापार विपक्ष ने शुरू किया है, उस व्यापार को बंद करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर देगी। मैं बार बार एक और बात कहता हूं, बहुत अच्छी बात सुनील जी ने कहा एक अधिवक्ता होने के नाते कि मुझे उसके फैसले पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक विषय जरूर है, श्रेष्ठ कर्म, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, हम सबको श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो चुनाव आयोग है उसमें अच्छे लोग होंगे तो बुरे लोग नहीं होंगे, अच्छे बुरे सभी लोगों से लोकतंत्र चल रहा है, इसको सहज स्वीकार करने की जरूरत है। लेकिन ये जरूर चिंता का विषय है कि विपक्ष ये कुछ समय कुचक्र रच रहा है और वो मान के बैठा हुआ है कि मेरा हार निश्चित है, तय है, और 400 की जो गारंटी है यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, वो देश में चल रही है। मैं फिर बार बार ठीक है। और इसलिए विपक्ष तथाकथित षड्यंत्र में फंसा हुआ है। अभी उसे जाके जनता को बताना चाहिए, कोई बुराई करनी चाहिए, भाजपा की आलोचना करनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ईवीएम का रोना रो रहा है, अरे जनता वोट देगी तो ईवीएम में आ ही जाएगा ना साहब। ठीक है संदीप, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। अनिल शर्मा जल्दी से 5 सेकंड का रिएक्शन, मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा, बोलिए। देखिए, अभी बहुत बातें कही हमारे संदीप दुबे जी ने कि महिला सशक्तिकरण की बातें, महिलाओं पर अपराध हो रहे, नौकरी मिल नहीं रही, पेपर लीक हो रहे, कमाई हो नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, दुकानदारी ठप है, किसानों पर लाठी चल रही है, युवाओं पर लाठी चल रही है। ये बात करते हैं महिलाओं को, जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, देश की जनता सारा देख रही है। रही बात कहां किस तरह से व्यवस्था है, ये सारी चुनाव की व्यवस्था को इन लोगों अरे वो संदीप यही तो कह रहे हैं कि आप ये बात भी नहीं बता पाए नीचे तक, ये तो दिक्कत है। टीवी में बैठ के बता दोगे, आपके नेता भाषण दे देंगे, ये बात नीचे तक नहीं पहुंचा पाए, नहीं वरना आप बहुत अपर हैंड में होते। आलोक भदौरिया जी की तरफ रुख करूंगा। आलोक जी, चुनाव आधे कुर्ते में लौट रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, मैं आऊंगा, मैं शर्मा जी आऊंगा, मैं आलोक जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। संजय सिंह इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। आलोक जी, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुरक्षित कर लिया है, उम्मीद है, हम सब उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाए। पहले चरण का चुनाव कल होगा। इन सबके आलोक में आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं आलोक जी? धन्यवाद लोकेंद्र जी। पूरे वीवीपैट के मामले में या ईवीएम के मामले में सिर्फ एक ही तर्क है जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। पहला कि आप इसको गंगा की तरह, गीता की तरह पवित्र मान लें। हमने जो कर दिया, जो मशीन हमने कर ली, वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मशीन इधर से उधर नहीं होती है। पहला तर्क चुनाव आयोग का ये। दूसरा तर्क ये है कि वीवीपैट की गिनती, वीवीपैट से जो मशीनों का मिलान है वो संभव नहीं है, उसमें चुनाव के नतीजे बहुत देर में आए। तो मैं इन दो पहलू हैं पूरी बहस का। बहस चाहे तर्क चाहे कोई भी दे, मुद्दे केवल दो ही ईवीएम को लेकर। तो हम पहले मुद्दे पे आ जाते हैं। ईवीएम बड़ी पवित्र है, गीता से ज्यादा पवित्र है। कोई भी मशीन कितनी पवित्र हो सकती है, तो इसको समझने के लिए एक हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा कहीं भी, किसी भी समस्या में। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अलावा थोड़ा सा आप इसमें वो भी आ जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ दो वकील हैं। देखिए, एक वकील साहब के तो मुझे पीछे कुछ लॉ की किताबें भी दिखाई दे रही हैं। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि न्याय होना नहीं महत्वपूर्ण, न्याय होते दिखना भी महत्वपूर्ण है। तो पहले जो पहलू है उसका मैं यही एक जवाब दूंगा, न्याय होना नहीं, न्याय होते दिखना भी जरूरी है। अब सवाल है कि अगर न्याय होते दिखना भी जरूरी है तो इतना दुराग्रह क्यों? दूसरा एक पहलू है कि इसमें गिनती नहीं हो सकती, संभव नहीं है, बहुत समय लग जाएगा, सारी चीजें लग जाएगी। बिल्कुल सही है, मैं मान लेता हूँ इसी चीज से। तो लेकिन 2000 कितना समय लगेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ठीक है, हम लौट के आ जाते हैं। 2004 में 4 चरणों में सिर्फ 20 दिन में भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया गया था, जिस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे। सिर्फ 20 दिन में चुनाव हो गए थे सारे, ये रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद 2009 में देखिए 27 दिन में, 2019 में आपके 39 दिन में हो गए थे। तो भाई जब 39 दिन में जब हो सकते हैं तो आपने 4 दिन क्यों बढ़ाए, 43 दिन क्यों किया? वही तो भारत है, वही जिले हैं, उतनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, और सड़कें तो उसके और अच्छी बन गई होंगी। यानी स्टाफ को इधर चुनाव के जो लोग लगे हैं, चुनाव के जो मतदान कर्मी हैं, और दूसरा जो पैरामिलिट्री जो भी है, मतलब सुरक्षा बल है, जो दोनों को इधर से उधर ले जाने में 2019 के मुकाबले में आपका इंफ्रा तो बढ़ा है ना।
इंफ्रा सुधरा है, तो यानी तो आपने 4 दिन क्यों लिए? एक इसका भी एक जवाब होना चाहिए। और दूसरा, मैं तो ईसीआई का, आप लोग वीवीपैट की बहस की बात करते हैं, मैं तो ये दूसरी बात करना चाहूंगा कि क्या चुनाव आयोग को ये नहीं पता था कि मई में कितनी गर्मियां होंगी? तो आपने 7 चरण में क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं 5 चरण में हो सकता? जब इस देश में रिवाज है 4 चरण में चुनाव होने का, 4 में नहीं कर लेते, 5 में कर लेते, 6 में कर लेते, 7-7 दिन, 10-10 दिन का आप क्यों कर रहे हैं? चलो कोई मत ही, कोई कानून की जहाँ व्यवस्था है, कहीं आतंकवाद की समस्या है, कहीं नक्सल की, कहीं माओवाद की समस्या है, वहां मैं मान सकता हूँ कि वहां आपको समय ज्यादा लगेगा, लेकिन कितना लगेगा, कितना लगेगा, भाई सवाल ये भी तो है। नहीं आलोक जी, आज आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इस बात को पूछा है कि हाँ। 12-13 दिन जो आयोग ने कहा कि 12-13 दिन पर्चियों को वीवीपैट के गिनने में दिन लग जाएंगे, तो उन्होंने कहा यह दलील आपकी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आयोग को, चुनाव आयोग को, कि यह दलील गलत है, 12-13 दिन बिल्कुल नहीं लगेंगे। देखिए, सरकार के तो इस तरीके के आजकल संवैधानिक संस्थाओं का इस तरीके से रुझान आने लगा है। आप याद करिए, जब नोटबंदी हुई थी तो रिजर्व बैंक को नोटों की गिनती में बड़ा समय लगे था। और अगर दुर्गेन जी, अगर आपने जाकर अगर 2000 का नोट या 1000 का नोट, जो 1000 उस समय चलते थे, 1000 का नोट अगर जमा किया हो ना, तो आपके बैंक का अकाउंट में लेकर वो जैसे ही बटन दबाते थे ना बैंक कर्मी, उसी समय रिकॉर्ड हो जाता था। लेकिन रिजर्व बैंक को नहीं मिला था, रिजर्व बैंक को गिनती करनी लगी थी, बहुत समय लगा था। तो संवैधानिक संस्थाओं का ये हाल है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन मेरा इनसे इनसे भी नहीं मतलब है। मेरा मानना है कि एक, आपने समय क्यों बढ़ाया? दूसरा, ज्यादा से ज्यादा वोटर का टर्नआउट होना चाहिए, तो इतनी गर्मी में आप क्यों गए? 4-4 दिन, 5-5 दिन के अंतर पे आपने चुनाव क्यों नहीं किया? मैं मूल प्रश्न उठा रहा हूं। और तीसरी बात, आपको देखिए, जो तक बात करते हैं ना कि जैसे एडीआर वाले भी हम लोग के साथी बताएंगे, 2019 में भी याचिका दाखिल करी थी विपक्षी दलों ने, और इसके बाद पिछले साल भी एडीआर ने याचिका दाखिल की थी ये मिलान वाली पर्चियों को लेते हुए। अब फैसला क्यों नहीं लेते? इतना समय क्यों लगाते हैं? सवाल ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर भी होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये देश का सवाल है। अगर देश के लोकतंत्र के पे चुनाव में लोगों का भरोसा होना चाहिए, अगर लोगों का भरोसा कायम करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये ईसीआई की जिम्मेदारी है, तो और इसके साथ ही साथ संविधान के सबसे बड़े रखवाले सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। क्या बेहतर ना होता डे टू डे सुनवाई हो जाती? क्या हो नहीं सकती थी? क्या इससे पहले कभी हुई नहीं थी? तो ये तो हमको देखना चाहिए कि जो देश के सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उस पे सारे पहलुओं को, ईसीआई को, सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को कमर कस के खड़ा हो जाना चाहिए था और डे टू डे सुनवाई करके इसका जल्दी करना चाहिए। खामखा संशय की स्थिति लंबे समय तक नहीं चली जानी चाहिए। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए और किसी भी लोकतंत्र की परिपक्वता के लिए बेहतर बात नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। आलोक जी, मैं, सुनील सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अभी पहले संजय सिंह को चर्चा में शामिल करूंगा, फिर शायद सुनील जी कुछ बेहतर और चीजें ऐड करके बता पाएंगे। संजय सिंह जी, एडीआर की इस याचिका पर फैसला सुरक्षित है? उस पर तो सुनील सिंह जी पहले कर चुके हैं और हम सब भी जानते हैं कि उस पर फैसले पर ना हमें बोलना है, ना कोई हम कह सकते हैं जब तक सारी चीज़ें आ सकती है। और सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद है, क्योंकि सभी का विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर, और एकमात्र रास्ता भी है। जब सब लोग निराश हो जाते हैं तो वहीं जाते हैं। लेकिन एक मूलभूत प्रश्न उठाया सुनील सिंह जी ने, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था तो 19 में आ जाते तो अब तक फैसला आ जाता। फैसला देने की बाध्यता 6 माह के अंदर है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, 6 महीना नहीं लगाएगा, हम सबकी उम्मीद यही है। लेकिन अगर वो अपने सिस्टम पर चलेगा तो 6 महीने बाद ही फैसला आएगा। और कुल मिलाकर ये तो यही हुआ ना कि भाई अब बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते आपने अपील ही, प्रार्थना ही, प्रेयर ही बहुत देर में की, तो अब जाहिर सी बात है पहला चरण तो निकला ही जा रहा है। संजय सिंह। धन्यवाद चौहान साहब। मैं पहले तो आपके पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आलोक जी जैसे प्रबुद्ध लोग जिस पैनल में हों तो बहुत ही मजा आता है डिस्कशन में, और आपके तीखे सवाल। देखिएगा, ईडीआर एक बहुत छोटी संस्था है और बहुत ही एक कमिटेड लोगों का एक समूह है, और देश के प्रोफेसर्स जिसको कहा जाए, जो अलग अलग विधाओं से निकले हुए लोगों का एक समूह है। कोई एक बहुत बड़ी संस्था नहीं है। और हम पिछले 2002 से भारत में बिना किसी राजनीतिक दल के लगाव दुराव के एक भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में खासतौर से इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, और एक डेडिकेटेड लोगों का एक समूह है। अभी क्योंकि
इतने बड़े देश में एक इतनी बड़ी छोटी संस्था की कोई अपनी, हम ये कह सकते हैं एडीआर से जुड़े होने के नाते कि हमारी कोई औकात नहीं, जहां इतने इतने बड़े दल, इतने इतने बड़े ताकतवर लोग हों, उनके सामने हम लोग कहाँ टिकते हैं, कहाँ लगते हैं। और उसके बीच में भी अंधेरे में दिया जलाने का काम करते रहते हैं, और वो एक जलाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड में भी हम थे और पिछले लंबे समय से उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उसके बाद में दर्श हमेशा इशूज बाय इशूज, अगर आप भारतीय लोकतंत्र में चुनाव सुधार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, जब भी इस देश में चुनाव सुधार का इतिहास लिखा जाएगा तो एडीआर को कोई नकार नहीं पाएगा। और जितनी शुचिता और ईमानदारी और नैतिकता के साथ संगठन, कुछ लोगों का संगठन कि जो अपने तरह से काम करके और भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों में चुनाव सुधार जैसी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हम लोग लगे हुए, और हर जगह पे जहां भी मौका मिलता वहां पे प्रोफेसर छोकर जो खुद में, यूं तो वो एक आईआईएम के इतने दिग्गज प्रोफेसर्स के बाद एक लॉ के विद्यार्थी होने के नाते वो खुद के स्तर पर, तो पूरा एक संगठन प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री से लेके सारे लोग अपने स्तर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी मौका मिलता है वहां पे हम अपनी बात, हम पार्टी नहीं हो सकते, हम हर जगह खड़े नहीं हो सकते। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई ये बहुत असंभव चीजें हैं और आप ऐसे कर रहे हैं, तो हम कहीं नहीं, हम भी इस भारत के नागरिक हैं और हमारी संविधान के प्रति पूरी आस्था है, और हम लोग डे वन से ये मानते हैं, एडीआर ये मानता है कि संवैधानिक मूल्यों पे हमें भरोसा है, और उसी के साथ में ना हम किसी दल के कहने पे कि भाई ये दल हार गया तो उनके कहने से हम चले जाएं। लेकिन जब देश में कोई मुद्दा बहुत ही कॉन्क्रीट, जिसको कहते हैं समसामयिक, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा होता है, इस समय एक बड़ी बहस आ रही है, और उस बहस को लेके हम लोग पहले, हमारे काम करने का तरीका है, हम लोग पहले विमर्श लेते हैं, विमर्श के बाद लगता है कि यह आम मतदाताओं के बीच का भी मुद्दा हो सकता है क्या, इस तरह की कोशिश करने के बीच में हम लोग ये जाने की कोशिश करते हैं। एडीआर पहले भी जा सकता था, लेकिन उससे पहले कुछ और मुद्दे थे जिन पे हमने ध्यान आकृष्ट कराया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। अब हम यहाँ पे गए हैं, और यहाँ पे भी हमें भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला देगा वो हम सबके राष्ट्र के हित में होगा, देश के हित में होगा, मैं इतना कह सकता हूं। लेकिन हमारे काम करने के जो 3 ढंग हैं, एक तो हम जिसको हम कहें कि जुडिशरी के साथ काम कर रहे हैं, दूसरे हम आम मतदाता के बीच में कर रहे हैं, तीसरा रिसर्च और एनालिसिस का जो काम है, लगातार काम करने की जो हमारी कोशिश है, वो हम लोग करने की कोशिश हर चरण के बाद आप सब देखते होंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, उस प्रयास में उम्मीद है कि शायद कुछ चीजें बदलेंगी, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, लेकिन हम सब अपना काम करते रहेंगे। संजय सिंह, एक छोटा सा और सवाल, फिर उसके बाद मैं सुनील सिंह के पास जाऊंगा। क्या आपको लग रहा है, कुछ एक्सपेक्टेड है, कब तक ये होगा? क्योंकि मेरी चिंता है, पहला चरण निकला जा रहा है, उसके बाद दूसरा चरण भी निकल जाएगा, फिर तीसरा चरण भी निकल जाएगा। चौहान साहब, आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रश्न है कि इसका आंसर शायद मैं क्या दे सकता हूं कि अब सर्वोच्च न्यायालय के नीचे तो हम सब हैं, और हम सब की आस्था है। ये मालूम है कि कोर्ट जल्दी मैं सर्वोच्च न्यायालय की तरफ नहीं ले जा रहा हूं आपको, मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई जो सुनील सिंह ने कहा कि आपने बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, आपको अगर शक था तो उसी समय लग जाते। नहीं, उससे पहले हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुनील सिंह जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद वो अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 5 साल में हम किन किन मुद्दों को लेके पहले चल रहे थे। एक साथ बहुत सारे मुद्दे उठाने की हमारी ना परंपरा है, ना हम इस तरह का कोई काम करते हैं। ये एडीआर इसको कितने दिनों पहले लेकर आया था, जरा ये हमारे दर्शकों को बताइए आधिकारिक रूप से। देखिए, एडीआर के 2 रिट पिटीशन जो है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट्स की जो बात कर रहे हैं, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हम गए थे, और उसमें जाने के बाद में पिछले दिनों में हम लोगों ने 2 मुद्दे समांतर करे थे, जिसमें कोर्ट में तारीखें डेट बाय डेट लगनी शुरू हुई। एक तो ये चुनावी बॉन्ड का जो मुद्दा है वो, और दूसरा इसको, तो लगभग ये करीब जो बहस है अगर आप देखें तो 2 से 2.5 साल हो गए। अभी ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई हमने 15 दिन में इसको मुद्दे को कर दिया। ठीक बात है। सुनील सिंह जी, अगर 2 से 2.5 साल ऐसा कह रहे हैं संजय सिंह, तो क्या एक महत्वपूर्ण विषय के लिए, आप एक वकील हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ ना मैं जा रहा हूं, ना आप जाएंगे, ना कोई मतलब है उसका, जब तक कोई निर्णय उनका नहीं आ जाता, लेकिन क्या पर्याप्त समय नहीं है? ये कम है अभी समय, और थोड़ा पहले इनको आना चाहिए था। जी देखिए,
हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्षमताएं लिमिटेड नहीं है, पावर अनलिमिटेड है। सूर्य के नीचे जो कुछ भी है वो हमारे माननीय न्यायाधीश महोदयों के कलम के नीचे है। एवरीथिंग इज अंडर देयर जुरिसडिक्शन। लेकिन जहां तक सिस्टम, फैसिलिटी, कोर्ट स्टाफ और ये जो 2.5 साल बोल रहे हैं, इसमें आप कोविड और कोविड के बाद का जो आफ्टर मार्क था, फिर हम लोग ऑनलाइन हुए, उसके बाद डुअल सिस्टम में गए, क्या नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने जो आम जनता के लिए। और हम इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और ये राष्ट्र के सम्मान है, ये राष्ट्र के वीर हैं, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पेंडेंसी है, एक एक माननीय जज साहब को एक दिन में 70, 80, 100 फाइलें पढ़ करके, हर रोज की मैं बात कर रहा हूं, पढ़ करके उसका जजमेंट देना होता है। और कभी कभी एक मैटर में 10 पार्टी 20 पार्टी भी होती हैं। एक एक फाइल में हजार पेज के प्लीडिंग्स जजमेंट आते हैं। तो कहने वाले का कुछ नहीं जाता, सुनने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों में, लोग सिर्फ सवाल करते हैं, किसी शायर ने कहा है। अब मैं एक छोटा सा जवाब दूंगा। बड़े भैया जो आलोक जी ने कहा है, उनसे क्षमा मांगते हुए, उनको प्रणाम करते हुए। देखिए, जो इन्होंने कहा कि समय क्यों लग रहा है, तो हम अपने छोटे ज्ञान और बुद्धि से, ये जो इलेक्शन कमीशन ने आर्गुमेंट दिया है, मैं जनता के लिए बता रहा हूं। 2014 में हमारे पास 61.4 करोड़ वोटर थे, और आज की डेट पे 97 करोड़, लगभग 100 करोड़ वोटर रहेंगे। इसलिए 2-4 दिन ज्यादा लग सकता है। नियत पे शक न करिए। और रहा गर्मी की बात, तो जिस गर्मी की बात हम कर रहे हैं, अगर हम इस राष्ट्र को, ये माँ बहन, माता पिता, कुल खानदान, सबसे ऊपर राष्ट्र है, इसकी रक्षा करने के लिए मेरा बीएसएफ का जवान खून फेंक देता है बॉर्डर पर, और वो रेतीले रेगिस्तान में, ड्यून में दब जाता है, वो पीछे नहीं हटता है, वो चुनाव का मतदान भी देने नहीं जाता है। आप शांति से मतदान दें, इसके लिए वो शहीद हो जाता है। बर्फ में खड़ा होता है, उसकी चमड़ी जल जाती है, बंदूक के खटके पे उसके उंगली चिपक जाती है, उसको चिल बाम बोलते हैं। और जब शादी ब्याह का मौसम होता है, जब गेहूं कट जाएगा, धान लगना बाकी रहेगा, गर्मी में एक गरीब किसान, हमारे जैसा गरीब आदमी, कोर्ट कचहरी की छुट्टी में जाके वोट देगा। ये देखिए, पुराने जमाने से शादी विवाह लगन आप देखेंगे प्रीडोमिनेट। बड़ा अच्छा आपने विषय छेड़ दिया। ये विषय मैं अभी पढ़ रहा था, इस डिबेट में आने से पहले ये विषय पढ़ रहा था। अभी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे एक पत्रकार साथी, वो बात हो रही थी, वो कह रहे थे अभी खेत ही कट रहे हैं, टर्नआउट कम होगा, वोट कम पड़ेगा, खेत कट रहे हैं, किसान खेत में ही है, बूथ पर कैसे जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने छेड़ दिया। नहीं सर, जाएगा, सारी चीजें होंगी। आज वोटर, मेरे जेब में पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास 4 वोटर कार्ड है, बीवी बच्चों को मिला के। इस बात का हमको बहुत सम्मान फील होता है। और कोई पैसा कमा पाए ना, लेकिन बटन दबाने में उसको बहुत सुख होता है। वह राष्ट्र का निर्माण करता है। तो ये राष्ट्र का निर्माण तो हम लोग कर ही रहे हैं, जब से राष्ट्र बना है तब से निर्माण हो रहा है उसका। जी हाँ, लेकिन ये जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, इन सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है, और आपके माध्यम से हमको लगता है कि सरकार जरूर इसको सुनेगी, और माननीय उच्चतम न्यायालय भी सुन रही है, इन लोगों के जरिए सुन रही है, मीडिया को भी देख रही है। तो हमें लगता है कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, बायस किया जाता है। फॉरेन कंट्री के कुछ गुप्त ताकतें हैं जो कहानी कह के निकल जाती हैं कान में। एवरीवन इज वर्किंग वेरी हार्ड, सुबह से लेकर शाम तक हर कोई काम कर रहा है। तो ये चुनाव हो रहा है, मैंने तो एक बड़ा छोटा सा आर्गुमेंट लिया, किसी के पक्ष में नहीं। क्या पूरे भारत में सिर्फ भगवा रंग है आज की डेट में? एक भाई साहब कह रहे थे कि अरे एक दुपट्टा ही तो है केसरिया, जरा सा धक्का मार दो पूरा नीला हो जाएगा। हमने देखा है, ये भी तो एक कलर है, ये भी एक कलर है। गलत कहां? राष्ट्र, अच्छा सुनील जी, राष्ट्र को रंगों में क्यों सीमित करते हैं हम लोग? ये तो बहुरंगी राष्ट्र है हमारा, गुलदस्ता है, न भगवा, न हरा, न नीला, न पीला। मैंने सुना हमको तकलीफ। एक चीज मैं कहता हूं,
आपका शक कितना भी गंभीर हो, वो प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट को आप कभी भी कमेंट नहीं कर सकते। अगर आप कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट को किसने कमेंट किया? आई एम कंक्लूडिंग। अगर हमारे भैया ने, ये एडीआर वालों ने और इन लोगों ने अगर प्रमाण दिए हैं तो निश्चित ही इनकी बात जजमेंट में आएगी और सुप्रीम कोर्ट सबके साथ न्याय करेगा। अगर प्रमाण आपने दिए हैं, टेक्निकल प्रमाण दिए हैं, अब जो यहाँ पे मेरे पास टेक्निकल प्रमाण है कि ये प्रिंटर मशीन है, इसमें आप कुछ नहीं इंसर्ट कर सकते। अच्छा, उसमें एक सिस्टम है, फॉल एरर है। अगर लाइट जल्दी ज्यादा देर तक जलती है, उसमें कट ऑफ टाइम है। आप जनता सुनील जी, बहुत विशद विषय है, इस पर बहुत लंबी बहस चल रही है और जो टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी आ गई है कि इस पर तो हम लोग कोई कमांड कह ही नहीं सकते। माननीय चुनाव आयोग जो कह रहा उसको सर माथे पर, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो भी सर माथे पर, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में कोई दावा नहीं कर सकता इस देश को लेकर। अब संदीप दुबे, मैं संदीप दुबे को ले लेता हूं। सुनील भाई, अब चूंकि संदीप दुबे को थोड़ा समय लेता हूं, फिर मैं फाइनल करूंगा। संदीप दुबे, जो सबसे ज्यादा ईवीएम पर सवाल इसलिए उठता है कि आपकी पार्टी के डायरेक्टर, जहां सॉफ्टवेयर बनता है, जहां मेंटेनेंस होता है, आप सब बैठाए हुए अपने डायरेक्टर पार्टी के, इसलिए लोग और थोड़ा संदेह कर रहे हैं। और विपक्ष इस बात का प्रचार भी कर रहा है कि भैया ये सब वही डायरेक्टर हैं, सब सॉफ्टवेयर सब गड्ढ मड्ढ कर देते हैं, गाँव में चबूतरों में के गुरु गड़बड़ कर देते हैं, सब ये गड़बड़ ना करें तो ये हो जाएगा। संदीप, देखिए, बहुत मुश्किल है सभी को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज तो दोनों वकील आज बिल्कुल शायर वकील आ गए हमारे डिबेट में। वाह वाह। आलोक जी को सुन रहा था और संजय भाई को भी सुन रहा था। अच्छी बात है, कम से कम जो कांग्रेस न कर सकी, जो लेफ्ट नहीं कर सका, जो ममता दी नहीं कर सकी, जो लालू यादव जी नहीं कर पाए, जो अरविंद केजरीवाल भाई नहीं कर पाए, वो एडीआर कर रही है इस देश के अंदर। मैं उसको साधुवाद दूंगा, आलोक जी को भी साधुवाद दूंगा कि उन्होंने वैचारिक तौर पे ये सोचा कि चिकन मैट लोकतंत्र में होना चाहिए। और लोकतंत्र की यही खूबी है, हम सब हंसते भी हैं, जीते भी हैं और एक दूसरे का उपहास भी उड़ाते हैं, लेकिन ये लगना चाहिए कि लोकतंत्र में सत्य की जीत हुई। और मैं फिर अपनी बात जल्दी से समाप्त करके ये बात कह देता हूं कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश समाज के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करने की आवश्यकता है। और संजय भाई, आपको भी धन्यवाद, साधुवाद। और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी, हमारे देश में एजेंसियां हैं या दुर्गेंद्र भाई हैं, हम सब लोग अपने अपने स्तर पे बेहतर समाज के लिए करने की कोशिश करते हैं। और आपको कहीं लगता है कि सिस्टम में कोई खामी है, तो हम सब लोग मिलकर इस सिस्टम को ठीक करने के लिए अच्छी बात, लड़ाई लड़ेंगे। अच्छी बात। ये सपना प्रधानमंत्री जी का है, ये पूरा होगा और 2047 में भारत विश्व गुरु होगा। ये भी सपने में आप शामिल हैं हमारे। ठीक बात है। संजय जी, एक छोटा सा कमेंट। संजय जी। जी, मुझे लग रहा है कि बहस बहुत अलग तरह के डायरेक्शन में है और समय की बाध्यता है। मैं कह सकता हूं कि जो अभी संदीप दुबे जी कह रहे थे, मैं उनसे अपने को सहमत करता हूं और कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तरफ सबकी आस्था है और वो आस्था रहनी चाहिए, क्योंकि इस देश में आखिर हम सबके लिए बहुत ही सम्माननीय है। हम सब उम्मीद करते हैं कि भारत के लोकतंत्र के लिए और चुनाव सुधार के लिए अच्छा जजमेंट आएगा। ठीक बात। आलोक जी, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। जी, अनम्यूट करिए आलोक जी। क्या जजमेंट आएगा इसके बारे में कोई कयास नहीं लगाया जा सकता, लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कोई संदेह है लोकतंत्र में तो उसको दूर करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है और इसको टालना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था डे टू डे सुनवाई में भी कोई फर्क नहीं है, कोई आफत नहीं आ जाएगी। 140 करोड़ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उसमें संशय की एक सुई की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक शेक्सपियर ने बड़ा अच्छा लिखा, तो हेमलेट के ऊपर है कि सीजर की पत्नी के ऊपर भी कभी शक नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा मुहावरा है, मैं उसको हिंदी में करके बोल रहा हूँ। तो जब इतने बड़े जब सबने कह दिया और सारे लोगों ने कह दिया, तो मेरा मानना है कि मैं उसी पे यकीन करना चाहूंगा। संशय किसी भी स्थिति में 0.01 भी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया मनोज ध्यानी जी, आलोक भदौरिया जी, सुनील सिंह जी, संदीप दुबे, अनिल शर्मा, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना स्नेह देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और एक अपील भी जाते जाते इस कार्यक्रम में कि कल मतदान है पहले चरण का। उत्तर प्रदेश समेत देश की 102 सीटों पर मतदान है।
सोच समझकर अपने मूल मुद्दों को ध्यान में रखकर इस देश के निर्माण के लिए, मूल मुद्दों के निर्माण के लिए, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, मूल मुद्दे जो आपके हैं उन पर ध्यान रखते हुए, या आप जैसा राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए वोट जरूर डालने जाइए। इसमें कोई कृपा करके हीला हवाली मत कीजिए, क्योंकि आपके वोट से, एक वोट से इस देश का निर्माण होगा। ये धारणा छोड़ दीजिए कि मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, आपके वोट से ही बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।